आज जो टॉपिक हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है अकबर की राजपूत नीति। राजपूतों के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित करने की नीति अकबर के काल में परिपक्वता को प्राप्त हुई। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगे चलकर पूरे मुगल शासन काल के दौरान ये नीति मुगल शासन की एक स्थायी विशेषता रही। अकबर ने राजपूतों के प्रति उदारता, सहयोग और वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई। यदि मुगल काल से पूर्व सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल में जो तुर्क सुल्तान हुए, उन्होंने यहाँ के स्थानीय शासकों की शक्ति को लगातार कम करने का प्रयास किया। उनके प्रति इतना मित्रता का भाव उन्होंने कभी नहीं दिखाया और वो लगातार प्रयास करते रहे कि किसी न किसी प्रकार से स्थानीय शासकों की शक्ति को कम किया जाए। और इन स्थानीय शासकों में अधिकतर राजपूत थे। अपने निर्वासन के पश्चात जब हुमायूं पुनः भारत 1555 में जब पुनः हुमायूं भारत आया तो उसने यहाँ के स्थानीय शासकों और जमींदारों के साथ मेलजोल बढ़ाने और उनको अपने पक्ष में करने की नीति अपनाई। अगर मुगल राजपूत संबंध या उनकी मैत्री के जो आधार हैं, यदि उनके आधार कारकों की हम चर्चा करें तो तीन प्रमुख कारक हमें जो मुगल राजपूत मैत्री के दिखाई देते हैं वो है, पहला, भारत के देसी शासक वर्ग को संतुष्ट करने की मुगलों की इच्छा। मुगलों की इच्छा शक्ति थी कि वो यहाँ के देसी शासक वर्ग, जो स्थानीय जमींदार जो थे, उनको संतुष्ट करना चाहते थे। इसी कड़ी में अगर दूसरे कारक की हम बात करें तो राजपूतों की वफादारी और सेवा की ख्याति। अपनी वफादारी और सेवा के लिए काफी प्रसिद्ध थे राजपूत, और ये भी एक कारण था कि मुगल इनके साथ संबंध स्थापित करके इनको अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में सम्मिलित करना चाहते थे। और तीसरा प्रमुख कारण जो हमें दिखाई देता है वो है मुगल अमीर वर्ग को नियंत्रित करने की अकबर की इच्छा। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, अकबर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि उसके गद्दी संभालते ही उसे काफी विरोधों का सामना अपने अमीर वर्ग में से ही, मुख्यतः तुरानी और उज्बेक जो अमीर वर्ग थे, उनसे काफी विरोध का सामना अकबर को करना पड़ा था। तो इस प्रकार मुगल राजपूत मैत्री जो बनी, या मुगल राजपूत मैत्री की नीति के जो आधार बने, उसके तीन प्रमुख कारण थे। भारत के देसी शासक वर्ग को संतुष्ट करने की मुगलों की इच्छा, राजपूतों की वफादारी और सेवा की ख्याति, और मुगल अमीर वर्ग को नियंत्रित करने की अकबर की इच्छा। इन तीन प्रमुख कारकों के अलावा अगर इस मैत्री के आधार हम देखें तो कुछ कारण हमें और भी नजर आते हैं। जैसे गंगा घाटी में आधारित कोई भी साम्राज्य तब तक स्थायी नहीं हो सकता था जब तक कि राजस्थान के राजपूत राज्यों के साथ में मित्रता के संबंध स्थापित ना हो जाएं। राजपूत राज्यों के साथ मित्रता स्थापित किए बिना गंगा का ऐसा एक साम्राज्य जिसका आधार गंगा घाटी में आधारित हो, वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकता था। दूसरा कारण है कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति थी वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात के बंदरगाहों और मालवा पहुंचने का जो रास्ता था वो राजस्थान से होकर था, और इस मार्ग को काफी महत्वपूर्ण था। ये गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंच बनानी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो गुजरात के बंदरगाहों और मालवा पहुंचने का जो मार्ग था वो राजस्थान से होकर था, और इस मार्ग को तब तक निरापद, या हम कह सकते हैं कि उसको खुला नहीं रखा जा सकता था जब तक कि यहाँ के राजपूत राज्यों के साथ में मित्रवत संबंध कायम ना कर लिए जाएं। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख कारक थे जिन्होंने मुगल राजपूत मैत्री के आधार को निर्मित किया। 1562 में 1562 में सांभर में अकबर ने आमेर के शासक भारमल की पुत्री के साथ में विवाह किया, और इस विवाह के साथ ही मुगल राजपूत संबंधों का एक नया दौर आरंभ होता है। अगर हिंदू और मुस्लिम परिवारों में वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इससे पहले भी हमें वैवाहिक संबंधों के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन वो सारे वैवाहिक संबंध किसी न किसी मजबूरीवश किए गए थे। अतः उन वैवाहिक संबंधों से किसी भी प्रकार के कोई स्थायी संबंध स्थापित नहीं हो पाए। लेकिन अकबर ने जो वैवाहिक संबंध आरंभ किए
उनका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अकबर इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने राजपूत परिवारों के साथ अपने संबंधों पर बल दिया। इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने नए तरीके से डिफाइन किया राजपूत राज परिवारों के साथ अपने संबंधों को। हम देखते हैं कि अकबर ने जो भी वैवाहिक संबंध राजपूत राज्यों के साथ में किए, उनमें किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती का भाव हमें दिखाई नहीं देता, और यहां तक कि अकबर इन वैवाहिक संबंधों को वफादारी या अधीनता की कसौटी भी नहीं मानता था। अगर उदाहरण स्वरूप हम बात करें तो रणथंभौर के हाड़ा, सिरोही और बांसवाड़ा, ये कुछ ऐसे राज परिवार थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने किसी भी प्रकार के वैवाहिक संबंध अकबर के साथ में स्थापित नहीं किए। और अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना किसी भी दृष्टि से उनको प्रशासनिक दृष्टि से कमतर हमें नहीं दिखाई देता कि वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करने के कारण उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया गया। अब अगर अकबर की राजपूत नीति की हम चर्चा करें तो अकबर की राजपूत नीति के 3 चरण हमें दिखाई देते हैं। अकबर की राजपूत नीति का अगर विश्लेषण करें तो हम देखते हैं उसको 3 चरणों में हम बांट कर देख सकते हैं, जिसका पहला चरण है 1572 तक। गद्दी पर आने के 1572 तक अकबर की राजपूत नीति का प्रथम चरण दिखाई देता है। इस चरण में अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत राज्यों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने साम्राज्य के अंदर और उसके आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने में मुगल प्रशासन का सहयोग करेंगे। अगर इस चरण को हम देखें तो हम ये पाते हैं कि मुगल अभियानों में कोई विशेष भागीदारी हमें राजपूत राजाओं की नहीं दिखाई देती। अगर उदाहरण स्वरूप हम समझना चाहें तो पूरे उज्बेक विद्रोह के दौरान हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि आमेर का शासक भारमल अपने बेटे भगवंत दास के साथ लगातार उस उज्बेक विद्रोह के दौरान अकबर के साथ में था, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भारमल या उसका बेटा भगवंत दास किसी भी लड़ाई में अकबर की तरफ से या मुगल सेनाओं की तरफ से लड़े। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो चित्तौड़ की घेराबंदी के दौरान इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि मानसिंह शाही शिविर में उपस्थित था, लेकिन फिर भी उससे घेराबंदी में शामिल होने का कोई आग्रह अकबर या मुगल सेनाओं द्वारा नहीं किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले चरण की विशेषता की अगर हम बात करें तो इस चरण में अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने साम्राज्य के अंदर और उसके आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने में मुगल प्रशासन का सहयोग करें। दूसरा चरण जो है वो 1572 में गुजरात अभियान से आरंभ होता है। में जो अकबर ने गुजरात अभियान आरंभ किया, उस गुजरात अभियान से हम मुगल राजपूत अकबर की राजपूत नीति का दूसरा चरण हम इसको मान सकते हैं। अब इस चरण से राजपूत मुगल अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे और राजपूत मुगल साम्राज्य के साझीदार के रूप में और एक बाजू की तलवार के रूप में उभरने लगे। यह कहना गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूं कि राजपूत मुगल साम्राज्य के एक साझीदार के रूप में और बाजू की तलवार के रूप में उभरने लगते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो 1572 में गुजरात अभियान पर जाने से पहले अकबर ने बीकानेर के राजा राय सिंह को जोधपुर और सिरोही की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि यदि अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप द्वारा यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जाए तो राय सिंह उस प्रयास को विफल कर सके। इसी संदर्भ में हम ये भी देखते हैं कि जब अकबर गुजरात अभियान में व्यस्त था और उधर चुपके से गुजरात से इब्राहिम हुसैन मिर्जा ने निकलकर नागौर पर घेरा डाल दिया, तो भी राय सिंह ने नागौर को बचाया और उसे वापस कर देना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गुजरात अभियान के दौरान जो सरनाल का युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध में आमेर का शासक भगवंत दास अपने पुत्रों मान सिंह और भूपत राय के साथ उस लड़ाई में लड़ा था और उसका बेटा भूपत राय को सरनाल के युद्ध में मुगल सेनाओं की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। इसी प्रकार इस गुजरात अभियान पर
सुरजन राय हाड़ा और शेखावाटी के रायसान दरबारी ने भी गुजरात अभियान के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1572 में उसके गुजरात अभियान से द्वितीय चरण आरंभ हुआ। इस चरण से अब राजपूत शासक मुगल अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे और मुगल साम्राज्य के साझीदार के रूप में और एक बाजू की तलवार के रूप में उभरने लगे। तीसरा अकबर की राजपूत नीति का जो तीसरा चरण है वो 1578 से आरंभ होता है। 1578 से आरंभ होता है। ये वो समय था जब तक अकबर ने अपने आप को रूढ़िवादी उलेमाओं के या मुल्लाओं के चंगुल से मुक्त कर लिया था। अब इस तीसरे चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस समय तक आते आते राजपूत शासकों ने मुगल दरबार में अपने आप को एक प्रतिसंतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया तुरानी अमीरों के मुकाबले में। मतलब तुरानी अमीरों का जो दबदबा था उसको प्रतिसंतुलन के रूप में राजपूत शासकों ने उस कमी को पूरा करके अपने आप को मुगल दरबार में एक प्रतिसंतुलनकारी शक्ति के रूप में राजपूत शासकों ने मुगल दरबार में अपने आप को नियुक्त कर लिया। 1578 से ये उसकी राजपूत नीति की तीसरा चरण, अकबर की राजपूत नीति का तीसरा चरण आरंभ होता है। इसमें हम देखते हैं कि 1585-86 में काबुल, लाहौर, अजमेर और आगरा, इन 4 सूबों में राजपूत शासकों को संयुक्त सूबेदार नियुक्त किया गया। अगर मैं बात करूं तो मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया और भगवंत दास को लाहौर का, और बाद में मान सिंह को काबुल से हटाकर बिहार और बंगाल का सूबेदार भी बनाया गया और मान सिंह को 7000 का मनसब दिया गया। 7000 का मनसब दिया गया जो अभी तक केवल अकबर के दूध भाई मिर्जा अजीज कोका को प्राप्त था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर की राजपूत नीति के ये 3 चरणों में हम अकबर की राजपूत नीति के चरणों को बांट सकते हैं। जो पहला 1572 तक, दूसरा 1572 में जो गुजरात अभियान से आरंभ होता है, और तीसरा 1578 में जब अकबर इस समय तक आते आते अकबर ने अपने आप को रूढ़िवादी उलेमाओं के चंगुल से मुक्त कर लिया था। अब यदि मुगल राजपूत मैत्री या मुगल राजपूत संबंधों का एक जो नया दौर आरंभ हुआ, इसके परिणामों पर अगर हम चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि मुगल राजपूत मैत्री समान रूप से न केवल मुगलों के लिए बल्कि राजपूतों के लिए भी एक फायदे का सौदा सिद्ध हुआ। एक तरफ राजपूतों की वफादारी और निष्ठा से मुगल साम्राज्य को विस्तार और स्थायित्व मिला, काफी एक्सपेंशन हुआ। मुगल साम्राज्य को जो विस्तार हुआ, जो उसको स्थायित्व मिला, उसमें निश्चित रूप से राजपूत शासकों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये राजपूत शासकों के लिए भी उतना ही फायदे का सौदा रहा। अब मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात राजपूत शासकों को मुगल प्रशासन में बड़े ओहदों पर काम करने का मौका मिला, अपने साम्राज्य से बाहर आकर, अपने राज्य से बाहर आकर, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। आर्थिक दृष्टि से अगर देखूं तो भी ये एक फायदे का सौदा सिद्ध हुआ राजपूत शासकों के लिए, क्योंकि राजपूत शासकों को उनकी वतन जागीर के अलावा राजस्थान के बाहर अपनी मनसब के हिसाब से बड़े बड़े पद उनको मिले। तो हम देखते हैं कि मुगल राजपूत मैत्री जितनी मुगलों के लिए फायदेमंद थी, लगभग उतनी ही फायदेमंद राजपूत शासकों के लिए भी वो सिद्ध हुई। अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों को अकबर ने काफी आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की, और ये उसकी राजपूत नीति की सबसे बड़ी विशेषता है। उनको आंतरिक स्वायत्तता दी काफी हद तक। काफी हद तक आंतरिक स्वायत्तता अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों को अकबर ने दी, और अकबर की राजपूत नीति की एक प्रमुख विशेषता है। राजपूत राज्यों के संबंध में अकबर ने पैरामाउंटसी यानी परम सत्ता, पैरामाउंटसी का दावा किया। उसने पैरामाउंटसी, परम सत्ता का दावा किया, जिसका अर्थ था कि अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत राज्य एक दूसरे के प्रदेशों पर आक्रमण ना करें, और उनके बीच में यदि कोई प्रादेशिक विवाद है तो उसका निपटारा
वो आपसी बातचीत से और मुगलों की मध्यस्थता से उसका निपटारा करें, न कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके इस प्रादेशिक विवादों का निपटारा करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर की राजपूत नीति की जो सबसे प्रमुख विशेषता निकल कर आती है वो है आंतरिक स्वायत्तता। काफी हद तक अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों को काफी हद तक अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की अकबर ने, लेकिन साथ ही साथ एक पैरामाउंट यानी परम सत्ता का दावा भी मुगल सत्ता का इन राजपूत शासकों पर बना रहा, जिसका अर्थ था कि वो आपस में प्रादेशिक विवादों के लिए आपस में ना उलझें और मुगलों की मध्यस्थता से ही अपने प्रादेशिक विवादों का निपटारा करने का प्रयास करें। अगर मैं बात करूं तो उनके उत्तराधिकार के मामलों में भी, राजपूत शासकों के उत्तराधिकार के मामलों में भी मुगल सम्राट का या मुगल बादशाह का हस्तक्षेप रहता था। अगर उदाहरण स्वरूप बात करूं तो बीकानेर के राय सिंह की मृत्यु के पश्चात राय सिंह चाहता था कि उसका बेटा सूर सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन जहांगीर के हस्तक्षेप के बाद में सूर सिंह के स्थान पर दलपत सिंह को बीकानेर की गद्दी मिली। तो इस प्रकार स्थानीय स्वायत्तता, राजपूतों को मुगल अमीर वर्ग में मुगल अमीरों के, खास करके तुरानी अमीरों के बराबरी का दर्जा, ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हम अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत मान सकते हैं।